तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नमस्कार, हमारा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं बायो अमन पॉइंट पर आपके इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सभी लोग भर भर के कमेंट किए थे भैया उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ना आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके साथ ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, पहला चैप्टर। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्या था कि पहला चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक है, तो अभी जितने हमारे नए बच्चे हैं, यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है ना कि गुरु बीजाणु कैसे बनता है, लघु बीजाणु कैसे बनता है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो परेशान मत होइएगा। यूट्यूब पर जाइएगा और वहां पर एक प्लेलिस्ट है कक्षा 12 जीव विज्ञान के नाम से, न्यू बैच उसके सामने लिखा हुआ है। वहां पर हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और नहीं तो आप वीडियोस को कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको सर्च करना है लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु जनन, तो आप लोग लिखेंगे यूट्यूब पर क्या कि लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी, इंग्लिश से लिखेंगे या हिंदी से, फिर लास्ट में ये बायो अमन अगर लिख देंगे ना तो हमारा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना लिखना है। ठीक है, परागकण की संरचना कैसी होती है, ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ यही लिख देना है। ठीक है, क्या ये समझिए, ये आपका एक कोड है। क्या है? तो ये आपका एक कोड है और अगर आप इस कोड को लिख देते हैं, ठीक है, अगर आप इस चीज को लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी या फिर 11th बायोलॉजी या 10th बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भाई बायो अमन की है। तो परेशान मत होना, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात आपको बता दें, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस होने वाले हैं, ढेर सारे हैं, तो बिल्कुल सहजता से बैठिएगा, आराम से बैठिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, आपको थ्योरी भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, आपको पता है ना, देखो जैसे आप हिंदी मीडियम में हो, ठीक है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो, किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है, आप मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी भी बोर्ड के हैं। ठीक है, तो आप यदि हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम आपका कोई भी बोर्ड है, तो आप आकर के आसानी से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का एक फायदा क्या है? ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी आपका सिलेबस चेंज हो गया है। क्या हो गया है? सिलेबस जो आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो चेंज हो गया है। ठीक है, वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका नया सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लेंगे, सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे यदि आप नीट एग्जाम की तैयारी आगे जा करके करेंगे तो। ठीक है, चलिए, सामान्य सी जानकारी थी, हमने आपको क्या किया, दे दिया भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और वो क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? ठीक है, कायिक प्रवर्धक, कायिक जनन आप लोगों ने सुना है ना, बताइए, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने कायिक जनन सुना होगा। ठीक है, सुना क्या होगा? पढ़ा होगा। ठीक है, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो तो खैर पढ़े ही होंगे कि हमने उन सभी बच्चों को कायिक जनन के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? पहला आंसर है आपके पास प्रकंद। ठीक है, दूसरा आंसर है चूषक, तीसरा है शासक, शाखा, सॉरी ब्रांच। ठीक है, ब्रांच, और चौथा ऑप्शन है चल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु। देखो भाई,
ठीक है। चल मतलब जो चल सक रहा है, ठीक है। बीजाणु मतलब स्पोर, ठीक है। तो जो स्पोर है जो चल सकता है, ठीक है, जो मोटाइल है, ये चल बीजाणु है, ठीक है। ये बीजाणु कहाँ जाएगा? चल करके जाएगा, निषेचन करने के लिए एक फीमेल के पास जाएगा, अंड कोशिका से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कायिक प्रवर्धक नहीं है, इसमें कायिक जनन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर बीजाणु बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? अगर बीजाणु बन रहे हैं तो आप हमें बताइए, एक मेल बना, ठीक है, और एक फीमेल बना, ठीक है। और एक मेल और फीमेल आपस में क्या होंगे बच्चे? तो ये मेल और फीमेल आपस में जा करके फर्टिलाइजेशन होंगे, ठीक है, ठीक है। शाखा में क्या होता है? कायिक प्रवर्धक की क्रिया होती है, ठीक है। कायिक जनन होता है, शाखा, नींबू की शाखा काट के एक नया पेड़ आ गया, काट के निकाल लिए, ठीक है। चूसक जो होते हैं उसमें भी होते हैं, प्रकंद जो होते हैं उसमें भी होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? चल बीजाणु। तो चल बीजाणु एक कायिक प्रवर्धक नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। तो आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे भी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल कूट फल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा फल कूट फल नहीं है? पहला आम, दूसरा नींबू, तीसरा है धान और चौथा है सेब, ठीक है। कूट फल की बात कर रहा है, ठीक है। आपने ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट पढ़ा है ना, और अगर आज नहीं पढ़ा है तो आप लोग सर्च करिए फ्रूट बाई बायो अमन, ये चीज सर्च करिएगा, ठीक है। तो बच्चे जो इसमें कूट फल की बात बता रहा है, क्या बता रहा है? जो कूट फल की बात बता रहा है वो सेब, ठीक है। सेब एक कूट फल होता है, ठीक है। आम आपका कूट फल नहीं होता है, नींबू भी नहीं होता है, धान भी नहीं होता है, ठीक है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण पोष का कार्य क्या है? देखो, भ्रूण पोष एक होता है भ्रूण कोष, ठीक है। भ्रूण कोष को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एक भ्रूण कोष हुआ और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं भ्रूण पोष, ठीक है। भ्रूण पोष को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंडो स्पर्म, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो बच्चे ये भ्रूण पोष है ना, पोष का मतलब होता है क्या करना? पोषण प्रदान करना, ठीक है। क्या करना? पोषण प्रदान करना। तो ये भ्रूण पोष क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या करता है बच्चे? पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए भ्रूण का बनना, भ्रूण के बनने की क्रिया भ्रूण कोष में होती है। ये देखिए ये भ्रूण कोष है, ठीक है। भ्रूण कोष के ऊपरी साइड पे क्या है? 3 कोशिकाएं हैं जिसको हमने बोला एंटीपोडल सेल, ठीक है। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और यहां पर एक अंड कोशिका है, 2 सिनर्जिड सेल हैं, ठीक है। अब भ्रूण कोष कौन बनाता है? यही बनाता है। जो द्वितीयक के अंदर ध्रुवीय कोशिका होती हैं वही आपका एंडोस्पर्म का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? वही आपका एंडोस्पर्म का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो जो अंड कोशिका जब फर्टाइल होती है, ठीक है, अंड कोशिका में क्या होता है? तो अंड कोशिका में जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है, तो यहां से जब 2 गैमीट मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, तो इसी जाइगोट को पोषण देने के लिए ये आपका भ्रूण पोष बन जाता है और इसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, ठीक है। भ्रूण का बनना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण कौन है? एम्ब्रियो कौन है? ये यहाँ पे एम्ब्रियो बना, ठीक है। देखो अगर इसका स्ट्रक्चर आपको बनाए तो ये एग सेल है, ध्यान से सुनो, ये एग सेल है। इसके साइड वाली दोनों सिनर्जिड कोशिकाएं हैं जिसको सहायक कोशिका बोलते हैं। बीच वाली ध्रुवीय कोशिका और ऊपर वाली सेल को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल, ठीक है। देखा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या है? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन, ठीक है, बीज जो उसके अंदर सीड उत्पन्न हो रहा है, उस बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, ठीक है।
असंग जनन की क्रिया के द्वारा किस पौधे में बीज का उत्पादन होता है, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पहला है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोसिया एवं घास। ठीक है, दूसरा है सरसों, साइट्रस एवं आम, इनमें से कोई नहीं। जो असंग जनन होता है वो आम में तो नहीं होता है, तो गलत हो गया। ठीक है, और जो असंग जनन की क्रिया होती है वो सरसों की क्रिया, सरसों में भी नहीं होती है भाई। ठीक है, इसमें प्रॉपर क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो आपके एस्ट्रोसिया और घास होती है ना, एस्ट्रोसिया और घास, इसमें क्या होता है, तो इसमें असंग जनन की क्रिया के द्वारा ही सीड का यानी कि बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही जो है आंसर क्या होगा, वो होगा एस्ट्रोसिया एवं घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भ्रूण पोष क्या है। अब देखो, कोष नहीं पूछ रहा है, पोष पूछ रहा है, जो पोषण प्रदान करता है। ठीक है, देखो इसको याद रखना, ये जो पूछ रहा है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूण पोष क्या है, द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास। हेलो, हाँ अभी क्लास में हम बाद में फोन करते हैं आपको। देखिए, तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा भ्रूण पोष क्या है, द्विगुणित है कि त्रिगुणित है, अगुणित है कि त्रिगुणित है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका एंडोस्पर्म है, अभी ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझिएगा, ये हम बना लेते हैं आपका भ्रूण कोष। ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ हम बनाते हैं 3 एंटीपोडल सेल। ये देखो 3 एंटीपोडल सेल हैं, क्लियर है। बीच में हम बना लेते हैं 2 द्वितीयक कोशिका। ये देखो, नीचे की तरफ हम बना लेते हैं आपका, ये है आपकी अंडाशय कोशिका, जिसको अंड कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और इनके 2 बगल में होती है इनकी सहायक कोशिका, जिनको सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है, इधर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब आती है। ये देखो आ गई पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब में 2 नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, 2 नर युग्मक। और अभी ये भ्रूण कोष नहीं बना है। ठीक है, अभी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल, ध्रुवी कोशिका। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका। तो अभी ये भ्रूण कोष नहीं बना। ठीक है, इसके पास कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक है, तो ये पहले से ही 2 गुणित है। ठीक है, सेंट्रल सेल कैसी है, 2n है, 2 गुणित है। ठीक है, यहां से क्या होता है, यहां से आता है एक नर युग्मक, ये एक नर युग्मक, ये। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो ये वाला नर युग्मक है, ये आगे जाकर के अंड कोशिका से फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये जो अंड कोशिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, एग सेल पहले यन थी और एक नर युग्मक आया, यानी कि अब जो एग सेल है वो 2n हो गई। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल सेल थी वो 2n थी, पहले से 2n थी। अब ये वाला नर युग्मक यहां से चल के आया और कहां पहुंच गया, सेंट्रल सेल के पास, ये अपना केंद्रक घुसा दिया। ठीक है, अब कितने केंद्रक हो गए, 3, यन यन यन। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल सेल कैसी हो गई, ये 3n हो गई, जिसको हमने बोला त्रिगुणित, है ना। 2n को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणित। ठीक है, तो ये कैसी कोशिका है, भ्रूण कोष कैसा है, तो भ्रूण कोष आपका त्रिगुणित कोशिका है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ सेंट्रल सेल कैसी है, ये सेंट्रल सेल ध्रुवी कोशिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, यही ध्रुवी कोशिका ही भ्रूण कोष बनाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भैया ये जो ध्रुवी कोशिका है, क्या है, ये जो आपकी ध्रुवी कोशिका है, ये ध्रुवी कोशिका आपकी द्विगुणित है। ठीक है, जो है ध्रुवी कोशिका कैसी है, तो ये आपकी 2n है, यानी कि ध्रुवी कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या क्या अवस्था है। ठीक है, केंद्रकों की संख्या पूछ रहा है, कोशिका की संख्या नहीं पूछ रहा है, किसका, द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण का पूछ रहा है। तो हम बनाते हैं द्विबीजपत्री पौधे का भ्रूण। ठीक है, ऊपर 3 कोशिकाएं थी, एंटीपोडल सेल, 1 केंद्रक। जितनी कोशिकाएं रहेंगी केंद्रक तो उतने रहेंगे ही भाई। ठीक है, 3 केंद्रक।
ये एक है अंड कोशिका और इसके बगल में है 2 सहायक कोशिका। कितने केंद्रक हो गए? 3 3 6 हो गए। बीच में जो है द्वितीयक कोशिका होती है जिसको ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। ध्रुवीय कोशिका के पास केंद्रक की संख्या कितनी है? 2 है। गिन लो, गिन लो। ठीक, इसको हमने बोला ये तीनों ऊपर वाली क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, यहां पर पोलर न्यूक्लियाई होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। एग सेल। और इस बगल वाली सेल को बोलते हैं क्या? सिनर्जिड सेल। ठीक है, सहायक कोशिका। नाम हिंदी से भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो 3 केंद्रक ऊपर है। ठीक है, चलो 3 वाली मिला लो, ये 2। 3 केंद्रक ऊपर है। इसके बाद 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2 है क्या? नहीं, 3 क्या है? ये 3 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3 है। ठीक है, अगर इधर की तरफ से जाओगे, ध्यान से देखो, अगर इधर की तरफ से जाओगे तो भी 3 + 2 + 3 मिलेगा। और अगर ऊपर की तरफ से नीचे आओगे तो भी मिलेगा 3 + 2 + 3। ठीक है, तो क्या सही आंसर होगा? 3 + 2 + 3 सही आंसर है बी। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या होगा? वो होगा बी नंबर। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए, ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? भ्रूण कोष, एम्ब्रियो शैक। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, बीज चोल का निर्माण होता है जो बीज के ऊपर एक कवर चढ़ जाती है। चने के बीज के ऊपर एक कवर चढ़ गई जिसको हम लोग बोलते हैं बीज चोल। ठीक है, तो बीज चोल का निर्माण किससे होता है? पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से, कि न्यूक्लियस से। ठीक है, तो जो बीज चोल होता है, ठीक है, बीज चोल, तो बीज चोल का निर्माण होता है आपका बाहर वाली लेयर जिसको बोलते हैं पेरिकार्प से। ठीक है, तो जो बीज के ऊपर जो पेरिकार्प होती है, बाहर वाली लेयर होती है, उसी से क्या होता है? उसी से बीज चोल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पादप के बीज तो बनता है, किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होते हैं? ठीक है, ऐसा पूछ रहा है कि भाई उसमें बीज तो बनेगा, ठीक है, उसमें सीड प्रेजेंट होगा। पूछ क्या रहा है कि भैया ऐसे पुष्प का नाम बताओ जिसमें सीड प्रेजेंट है लेकिन जो फ्लावर है वो क्या है? तो फ्लावर आपका एब्सेंट होता है। ठीक है, सीड प्रेजेंट है लेकिन फ्लावर एब्सेंट होता है। ठीक है, पहला मक्का, पुदीना, पीपल, चीड़। ठीक है, मक्का, पुदीना, पीपल, चीड़। मक्का में हम लोग फ्लावर देखते हैं, पुदीना में भी फ्लावर देखते, पीपल के पौधे में भी फूल आता है कि नहीं? होता है ना, होता है ना। लेकिन जो चीड़ का पौधा होता है इसमें फूल नहीं बनते हैं लेकिन इसके बीज होते हैं। ठीक है, चीड़ के पौधे में फूल नहीं बनते हैं लेकिन बीज होते हैं। तो सही जो है ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, भूमि फलनी फल है। ठीक है, भूमि फलनी फल मतलब भूमि के अंदर फलने वाला फल है। आलू, भूम फलनी, सॉरी, आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। ठीक है, तो अदरक भी भूमि के अंदर ही होता है, प्याज भी, आलू भी, मूंगफली भी, लेकिन भूमि फलनी फल की बात कर रहा है। ठीक है, भूमि फलनी सब्जी की बात नहीं कर रहा है, भूमि फलनी फल की बात कर रहा है। तो ये जो मूंगफली है, क्या है? मूंगफली, ये आपका भूमि फलनी फल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या? वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, वायु परागण यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो एयर द्वारा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एयर पॉलिनेशन। ठीक है, एयर पॉलिनेशन। ठीक है, तो पूछ रहा है जो एयर पॉलिनेशन होता है वो सामान्यतः किस में होता है? ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पहला ऑप्शन है लिली में, घासों में, आर्किड में, लेग्यूम्स में। ठीक है, तो जो हवा के द्वारा जिसमें ज्यादा परागण होता है, एयर पॉलिनेशन, जिसमें परागण हवा के द्वारा होता है। ठीक है, हवा के द्वारा
परागण, तो हवा के द्वारा परागण की क्रिया प्यारे बच्चे घास में ज्यादा होती है। किसमें होती है? घासों में। ठीक है, तो जो एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो किसमें होता है? घास में होता है। किसमें? घास में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पॉलिनेशन, जिसमें हाइड्रोफिली पॉलिनेशन किसके द्वारा? वाटर के द्वारा हो रहा हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा पॉलिनेशन वाटर के द्वारा किसमें हो रहा है? ऑप्शन है जलकुंभी, कमल, हाइड्रीला, बी और सी। ठीक है, तो देखो जो जलकुंभी होता है, ठीक है, या फिर कमल है या फिर हाइड्रीला या फिर बी और सी, ये दोनों ऑप्शन भी हैं। तो कमल और हाइड्रीला में क्या होते हैं? जो कमल का फूल होता है और जो हाइड्रीला का फूल होता है, इसमें आपका जो है जल के द्वारा परागण तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो जलकुंभी होता है ना, जलकुंभी, इसी में क्या होता है? वाटर लिली, इसी में क्या होता है बच्चे? तो इसी में होता है जल के द्वारा परागण। ठीक है, क्या होता है? जल के द्वारा परागण की क्रिया केवल और केवल जलकुंभी में होती है। ठीक है, चलिए भाई, यार ये क्या हो रहा है मेरे को। अगला क्वेश्चन, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। वो हो, क्या बात है भाई, देख लो अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका पूछ रहा है, बना लो पहले बना लो। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना बच्चे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि पेपर देखते ही पेपर को फाड़ने का मन करेगा, है ना, कि अरे इतना सरल पेपर हमसे पूछ दिए क्या, दिखाओ फाड़ देते हैं, है ना। फाड़ने का मतलब फाड़ के भाग नहीं जाओगे, फाड़ने का मतलब लिख के आओगे। ठीक है, तो एग सेल, सिनर्जिड सेल, ऊपर एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये है आपकी सेंट्रल सेल। कौन सी सेल? तो ये है आपकी सेंट्रल सेल। ठीक है, तो जो भ्रूण पोष, ये पूरा क्या है? ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। क्या है? ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोष है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या है? भ्रूण कोष है। तो इस भ्रूण कोष के अंदर जो सेंट्रल कोशिका है वो है प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका ए और बी। ठीक है, वो प्रारंभिक केंद्रक है कि द्वितीयक केंद्रक है? 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक है। ठीक है, क्या आपकी सहायक कोशिका है? तो इसके अंदर 2 केंद्रक हैं। केंद्रक कितने हैं? न्यूक्लियस कितने हैं? 2। तो ये क्या है? ये आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? ये द्वितीयक केंद्रक है। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक है ये। ठीक है, इसके अंदर 2 केंद्रक हैं और लेकिन कोशिका एक ही है। सेंट्रल सेल कितनी है? 1। केंद्रक कितने हैं? 2। न्यूक्लियस देखा जाए तो इसके अंदर कितने हैं? तो न्यूक्लियस की संख्या इसके अंदर 2 है। बोलते भाई कोशिका हम एक ही हैं। क्या है? कोशिका हम मात्र एक ही हैं, लेकिन हमारे अंदर जो केंद्रक की संख्या है, ठीक है, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या है वो 2 है। कितनी है? 2 है। केंद्रक हम 2 रखेंगे लेकिन कोशिका एक ही है। ठीक है, यही सेंट्रल सेल आगे जा करके क्या बनाती है? एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। ठीक है, एंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ठीक है, एक लिंगी पूछ रहा है। ठीक है, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल पूछ रहा है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? यदि या तो सिर्फ वो मेल होगा, ठीक है, मेल ओनली, या फिर फीमेल ओनली, केवल वो मादा होगा। ठीक है, पहला सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो जो पपीता होता है ना, देखो सरसों भी द्विलिंगी होता है और गुड़हल भी द्विलिंगी होता है। ठीक है, सरसों और गुड़हल इन दोनों में आपके जो है एंड्रूशियम एंड गाइनोसियम
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पपीता होता है, क्या होता है, पपीता जो होता है वो आपका केवल एक लिंगी पौधा है। कैसा पौधा है, तो पपीता आपका केवल यूनिसेक्सुअल होता है। कौन, पपीता। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। कोई ऐसे फल का नाम बताना है जिसका जो ऊपर वाला जो बीज चोल है, क्या है, बीज चोल जिसका खाया जाए, उस फल का नाम बताना है। जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपके पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन, बताइए कौन सा सही है। तो जो लीची होता है ना बच्चे, लीची का बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, लीची का ही बीज चोल खाया जाता है, ठीक है। किसका बीज चोल खाते हैं, तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, परागकण मुख्यतः है, वाह क्या बात है, परागकण जिसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। परागकण क्या है भाई, ठीक है। तो परागकण हमें पता है कहां से निकला है, ये निकलता है एंड्रोसियम से, एंथर से, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर परागकण का निर्माण होता है, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट है, युग्मक है, नर युग्मक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई पहली चीज, जो परागकण स्पोरोफाइट तो नहीं है, ठीक है, ये स्पोर तो नहीं होता है कि छोटा छोटा स्पोर, नहीं, युग्मक तो है, परागकण गैमीट तो है, लेकिन कौन सा गैमीट है इसमें क्लियर है ही नहीं है, पहले बी वाले ऑप्शन में, ये भी गलत हो जाएगा। तो परागकण प्यारे बच्चे एक नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक, यानी कि ये एक मेल गैमीट है, ठीक है। क्या है, मेल गैमीट है, क्या, पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण। तो परागकण आपका क्या होता है, वो आपका मेल गैमीट होता है, यानी कि यही परागकण आपका कैसा होता है, नर युग्मक होता है, नर युग्मक। और परागकण का निर्माण कहां पर होता है, कहां पर होता है, पुमंग पर ही तो होता है, बताओ, पुमंग पर ही तो होता है, ठीक है। पुमंग क्या है, पुमंग क्या है, फ्लावर का, क्या है, पुमंग फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है, पुमंग फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन। और जो गाइनोसियम होती है, क्या होती है, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं जायांग, ठीक है। तो जायांग आपके फ्लावर का, ठीक है, जायांग आपके फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन, जायांग। जायांग क्या होता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और आपका एंड्रोसियम क्या होता है, एंथर क्या होता है, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। चलिए, तो नर युग्मक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति यानी कि जो पराग कण होता है ना, पराग कण, ठीक है, ये इसके ये पराग कण है, ठीक है। पराग भित्ति क्या होती है, पराग भित्ति के ऊपर आपको पता है क्या होता है, पराग भित्ति में 2 लेयर होती है ना, एक होता है एक्साइन, एक होता है एंटाइन, पता है ना आपको, बताइए। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनटाइन, ठीक है। बाहर वाली को बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं बाह्य चोल, और इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं अंतःचोल, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंतःचोल, ठीक है। और जो बाह्य चोल होता है उसमें स्पोरोपोलिनिन होता है, जिसके द्वारा ये खराब नहीं होता है। और जहां पर ये बाह्य चोल एब्सेंट होता है ना, वहीं से क्या निकलता है, वहीं से निकलता है आपका क्या, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, ठीक है। क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है, जिसको बोलते हैं पराग नलिका। तो पराग नलिका किस भाग से निकलती है, पराग नलिका एंटाइन वाले भाग से निकलती है, ठीक है। एक स्तरीय होती, द्विस्तरीय होती, त्रिस्तरीय होते, कई स्तरीय होते। तो भाई ये होती है, जो पराग की भित्ति होती है वो केवल द्विस्तरीय ही होती है, एक जो है एक्साइन
और दूसरी एंटाइन। ठीक है, एक्साइन के ऊपर ही एक कठोर पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और उस कठोर पदार्थ को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये परागकण इतना मतलब मजबूत हो जाता है कि इसको कोई भी तोड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, इस परागकण को कोई गला ही नहीं सकता, इतना कठोर इतना मजबूत हो जाता है। ठीक है, समझ लो। और कुछ परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता 30 मिनट की होती है। ठीक है, और कुछ होते हैं 1 घंटे के होते हैं, कुछ परागकण की जीवन क्षमता महीनों भर होती है। लेकिन हम इस परागकण को यदि यानी कि द्रव्य नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस में रख दें अगर, तो क्या होगा पता है? पता क्या होगा? तो इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बनाए जाते हैं पॉलिन बैंक। क्या बनाते हैं? पॉलिन बैंक। ठीक है, पॉलिन बैंक में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स को रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है पॉलिन ग्रेन्स को। चलिए, द्विस्तरीय होता है। अगला क्वेश्चन है, परागकण हो सकते हैं गैमीटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से कोई नहीं। गैमीटोफाइट तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या है गैमीटोफाइट? सजावटी होते हैं क्या भाई? है, परागकण वैसे भी इतना छोटा होता है। क्या होता है? परागकण वैसे भी इतना छोटा होता है, सजावटी होगा। लेकिन परागकण की एक खास बात है कि ये एलर्जन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये एलर्जन होते हैं। ठीक है, एलर्जी कॉज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलर्जी कॉज कर देते हैं, क्योंकि ये एलर्जन होते हैं। ठीक है, कुछ परागकण की वजह से आपको एलर्जी होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम इंस्टेंट रिस्पॉन्स करने लगता है कुछ पॉलिन ग्रेन्स की वजह से। ठीक है, और बता दें, और कुछ लोग को जैसे बचपन में कुछ लोग उनको सिर्फ रोटी ही पसंद आती होगी, या फिर उनको सिर्फ चावल ही पसंद आता होगा। तो क्यों? आपको लगता होगा वो बच्चा खाता नहीं है इस वजह से। हाँ, उस बच्चे को रोटी नहीं पसंद है, उसको खिलाना चाहिए जबरदस्ती। नहीं, अगर वो बच्चा रोटी खाता है तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर उस रोटी से फाइट होती है। ठीक है, तो बच्चे का मन नहीं करता है रोटी खाने का। ठीक है, और अगर आप उसको जबरदस्ती रोटी खिलाते रहेंगे तो इम्यून सिस्टम से फाइट होती रहेगी, उसके नर्व डैमेज हो जाएंगे, उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चे को ना प्रेशर देके कोई चीज नहीं खिलानी चाहिए कि नहीं तुम दूध पियो। क्या पता वो दूध उसको एलर्जी कर रहा हो, है ना, और आप उसको जबरदस्ती पिला रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे उसका मानसिक विकास कम होगा। ठीक है, उसके न्यूरॉन्स जो डेवलप हो रहे, नए न्यूरॉन्स जो डेवलप होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका मानसिक विकास रुक जाएगा। इसीलिए उसको कोई भी चीजें जबरदस्ती नहीं खिलानी है। और चावल जो होता है, ठीक है, जो आपका राइस है, वो मतलब बहुत कम एलर्जी का कारक होता है। ठीक है, बहुत कम। चावल को आप आसानी से दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, उसको कोई भी एलर्जी नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं क्लास में आया यहाँ पर, तो मैं बार बार देखो ऐसे नाक में से टच कर रहा ना, तो ये एलर्जी है मेरे को। अब मेरे को यहाँ पर क्या ऐसी चीज है, या फिर बाहर से मैंने आज क्या ऐसा खा लिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज मेरे अंदर चली गई जो मेरे को एलर्जी कॉज कर रही है, एलर्जी के लक्षण है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता चला है अभी को। ठीक है, और अगर मेरे को पता चल जाएगा तो वैसी चीज मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो परागकण कैसे होते हैं? एलर्जी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वायु के परागण की क्रिया होती है वो कैसे होते हैं? ठीक है, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं कि रंगहीन होते हैं? ठीक है, तो जिनके अंदर वायु की परागण की क्रिया होती है, ठीक है, जिनके अंदर वायु के परागण की क्रिया होती है वो आपके छोटे तो होते ही हैं। एयर पॉलिनेशन जिनमें होगा वो छोटे होंगे, पहली चीज। और वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो बी और सी आपके दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनीमोफिली नामक पराग जो है परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, हमने पढ़ा है एंटेमोफिली, एनीमोफिली सब है आगे। ठीक है, सब है आगे। तो एनीमोफिली नामक जो परागण की क्रिया हो रही, पॉलिनेशन, वो किसके द्वारा हो रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन है चिड़िया, चमगादड़, घोंघा और हवा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन? चिड़िया, चमगादड़, घोंघा और हवा। तो जो एनीमोफिली होता है वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। जो हवा के द्वारा होने वाला परागण उसको एनीमोफिली बोलते हैं। एनीमोफिली बोलते हैं ना यार, ये भाई कंफ्यूजन है। एक सेकंड रुकिए। एनीमोफिली किसके द्वारा होता है देख लेते हैं भाई।
सही है भाई, सही है, वायु द्वारा, ठीक है। देख लो भाई, गूगल देखो, एक्चुअली पता क्या है, कभी कभी जब हम ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं या फिर ज्यादा बुक्स देख लेते, पढ़ लेते, थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब भाई नहीं पता तो मैं मान लेता हूं कि मेरे को नहीं पता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन करके अगर मैं आपको गलत कर दूं, अगर यही बच्चा नीट का एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, और एक क्वेश्चन में शायद लगा के बता दूं, ठीक है, तो मेरा तो शायद चलेगा, है ना, मैं तो शायद दे के निकल जाऊंगा। लेकिन बच्चा जो नीट का एग्जाम देने जा रहा है, अगर यही क्वेश्चन आया तो उसके शायद में 4 नंबर हैं, ठीक है, मेरे शायद में 4 नंबर हैं, ठीक है। इसलिए अगर हमसे गलती होती है, हमें नहीं पता, हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई हमें नहीं पता, गूगल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बताया है, क्या बताया है, जो आपका एनीमोफिली है, ठीक है, एनीमोफिली जो परागण किसके द्वारा होता है, तो वो एयर के द्वारा होता है, एयर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एयर पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा, यानी कि ये परागण की क्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एंटेमोफिली 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइए एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा, कीड़ा के द्वारा, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं, कीट पतंगे, उनके द्वारा ही होता है क्या, एंटेमोफिली। तो कीट के द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एंटेमोफिली, ठीक है। तो कीट द्वारा परागण की होने वाली क्रिया को बोलते हैं एंटेमोफिली। तो आप लोग अभी को बताइए, सभी लोग बताइए, आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को किया और बताइए कितने आंसर इसमें से आपके राइट थे, कितने आंसर सही थे, ठीक है। और जितने लोग अभी तक इस चैप्टर का फुल वीडियो नहीं देखे हैं ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट चेक करेंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस मिलेंगे। क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उसको भी चेक करेंगे, वहां पर सभी वीडियोस मिलेंगे। नहीं तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, बायोलॉजी का वीडियो कोई भी सर्च करिए, बायो अमन लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको हमारा वीडियो क्या होगा बच्चे, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, 2 मिनट में हम रुकते हैं, जो है सुनिए, आप लोग भी पानी पी लीजिएगा, हम भी पानी पी के तुरंत आते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए आ चुके हैं भाई, ठीक है, आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, ठीक है। पादप के अंदर एक पादप कोशिका है, ठीक है, तो प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, एक पूरा पौधा ही बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, सोमा क्लोनल कहते हैं, कि टेटिपोटेंसी कहते हैं, कि इनमें से सभी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए कि प्रत्येक पादप कोशिका से, मान लेते हैं ये एक हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझो पहले, देखो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्जाम में देखते ही आप सही ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा वादा है आपसे। ये पौधा है, किससे मिलकर के बना है, आप सभी को पता है, ये सेल से मिलकर के बना है। एक सेल इसकी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या निकाल ली, इसकी एक कोशिका निकाल ली, ठीक है। तो इस पौधे की ये एक सेल है। अब इसी सेल से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इसी सेल से पूरा प्लांट बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है। इसी कोशिका से, ठीक है, इसी सेल से, ये जो प्लांट है इसी सेल से, इसी कोशिका से पूरे प्लांट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। क्लोनिंग, तो भाई क्लोनिंग तो नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर 21 नंबर का क्वेश्चन है क्लोनिंग बोलते तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक
हमारे बॉडी के अंदर भी स्टेम सेल होती है। क्या होती है? स्टेम सेल होती है, जो किसी भी कोशिका को, किसी भी ऊतक को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। सपोज दैट हमारा हार्ट जो है वो, अगर हार्ट की सेल्स खराब होने लगे तो वहां पर स्टेम सेल पहुंचती हैं, उनको रिपेयर कर देती हैं। ठीक है, डन। और अब तो स्टेम सेल थेरेपी भी होती है भाई, स्टेम सेल का इलाज भी होता है। आपके बॉडी से स्टेम सेल लेते हैं, ठीक है, आपका हार्ट खराब है, कोई बात नहीं, स्टेम सेल लाओ, स्टेम सेल लाया, उसको लैब में ग्रो करवाया, फिर आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यही तो है, स्टेम सेल। उसी स्टेम सेल में होती टेटिपोटेंसी सेल, और जो टेटिपोटेंसी सेल होती हैं इसके द्वारा पूरे शरीर का निर्माण हो सकता है। यही टेटिपोटेंसी सेल आगे जाकर ग्रोथ करती रहेंगी, ग्रोथ करती रहेंगी, और ग्रोथ करते करते एक नया पेड़ का निर्माण करने लगेगी। सिर्फ एक सेल, सिर्फ एक कोशिका के अंदर इतनी क्षमता पाई जा रही है कि वो पूरे पेड़ का निर्माण कर रही है, वो पूरे पेड़ को बना दे रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटोब्लास्ट कल्चर का जो है फ्यूजोजेन क्या है? ठीक है, जो प्रोटोब्लास्ट है, ठीक है, प्रोटोब्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? पहला ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल, इनमें से सभी। तो जो पीईजी है, क्या है? पीईजी वो आपका फ्यूजोजेन है। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, सॉरी, माफी चाहेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, कमल में परागण होता है। ठीक है, कमल अगर देखें हम, कमल का जो पौधा होता है उसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, इन सभी के द्वारा। ठीक है, जो आपका कमल होता है उसके अंदर परागण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ जल के द्वारा ही होती है, वायु के द्वारा नहीं होती है। किसके द्वारा? जल के द्वारा ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पराग में अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। ठीक है, पराग में क्या बोलता है? जो अगुणित पौधे का विकास। अगुणित पौधा यानी कि हैप्लॉइड प्लांट, जिसके अंदर क्या है? हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट का विकास क्या कहलाता है? पहला इमेस्कुलेशन, पार्थिनोकार्पी, एंड्रोजेनेसिस, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड प्लांट का जो वो होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प बंद रहते हैं, डिक्लिनी जो है डिक्लिनी, ठीक है, क्लिस्टोगैमी, ठीक है, क्लिस्टोगैमी, डाइकोगैमी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पुष्प बंद रहते हैं क्या होते हैं? जो पुष्प आपके बंद रहते हैं उनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी। पुष्प अगर बंद है, एंड्रोसियम गाइनोसियम एक में बंद है भाई, सेफ है, उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी पौधे की बात कर रहा है, इसमें पूछ रहे कौन सी संरचना नहीं मिलती है। आवृत बीजी में भाई अंडप तो मिलता है, ठीक है, पराग कोश भी मिलता है, जो है गुरु युग्मकोद्भिद भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जो आर्चिगोनियम होता है, क्या होता है? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम नहीं मिलता है आवृत बीजी में। ठीक है, वो तो अनावृत बीजी पौधों में मिलता है आर्चिगोनियम। ठीक है, तो आर्चिगोनियम कहाँ मिलता है? अनावृत बीजी पौधों में मिलता है, आवृत बीजी पौधों में आर्चिगोनियम नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। क्वेश्चन बड़ा तगड़ा पूछ दिया आपसे, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश कैसा होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, 1 कोशिकी, 2 कोशिकी, 5 कोशिकी, 7 कोशिकी। भ्रूणकोश की बात कर रहा है, भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। ठीक है, तो सामान्य आवृत बीजी का भ्रूणकोश कैसा होता है? तो वो 7 कोशिकी ही होता है। उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या 7 होती है, लेकिन केंद्रक की संख्या 8 होती है। ठीक है, डन। चलिए, बीजांड के व्रंत को क्या कहते हैं? अरे यार, छोटा सा बाबू वाला क्वेश्चन पूछ लिया। बीजांड व्रंत कहते हैं, ठीक है, फ्यूनिकल कहते हैं, कैर्निकल कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, पेडिशल कहते हैं। ठीक है, बीजांड व्रंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई?
इस बीजांड वंत को इंग्लिश में तो फ्यूनिकल ही बोलते हैं ना, फ्यूनिकल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे शायद है भी क्या इमेज, नहीं है। चलिए, ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। फ्यूनिकल 28 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से देखिए, पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है, धैर्य बना के रखिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n, 2n तथा 3n स्थिति मिलता है क्रमशः भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में, ठीक है। भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में n, फिर इसके बाद 2n, फिर इसके बाद 3n मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है ये आपसे पूछ रहा है अब, ठीक है। चलिए, इसके बाद अंड में एंटीपोडल तथा भ्रूणकोश बिल्कुल नहीं, अध्यावरण में सिनर्जिड तथा अंड कोशिका बिल्कुल नहीं, अंड कोशिका में, ठीक है, अंड में, ठीक है, अंड कोशिका n होती है, ठीक है। चलो, बीजांडकाय, तो बीजांडकाय आपका 2n होता है, ये लो, ठीक है भाई। और आपका भ्रूणपोष, तो भ्रूणकोश आपका 3n होता है, ठीक है। ये तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या, अंड, बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष, ठीक है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, ठीक है। निषेचन जब हो जाता है, ठीक है, निषेचन की क्रिया क्या होती है, निषेचन यानी कि जब ऊपर से नर युग्मक अंड कोशिका में आ जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाता है, तो पूछ रहा है जो बीजांड है, ठीक है, ये जो बीजांड है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको ओव्यूल बोलते हैं, ये किस में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो जो ओव्यूल होता है ये मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, ठीक है। तो जो बीजांड जो होता है, जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, वो आपका प्यारे बच्चे बीज में परिवर्तित हो जाता है, सीड में, ठीक है। ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका बच्चे सीड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सीड यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, अरे वाह क्या बात है, अनिषेक जनन किस में मिलता है, अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में, अरे भाई सब गलत, अंगूर में, अंगूर में कैसा मिलता है, अनिषेक जनन मिलता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार द्वारा निभाग होता है। जो आर्थोट्रोपस बीजांड होता है, उसमें पूछ रहा है कि जो बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग कहां पर होते हैं, ठीक है। बीजांड व्रंत से तिरछे, जो फ्यूनिकल होता है उससे तिरछे, ठीक है। इसके बाद बीजांड व्रंत से 90 डिग्री पर, बीजांड व्रंत से सीधी रेखा पर की बीजांड व्रंत से समांतर, ठीक है। तो बीजांड व्रंत से बच्चे ये सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, बीजांड व्रंत जिधर होगा उससे सीधी रेखा पर विकसित होते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। जो ओव्यूल होता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन कब होगा, जब गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, किसका, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, तभी उसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन से क्या होती है, अगर ये सेल आपकी 2n है तो इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। और वो चारों कोशिकाएं क्या होंगी, तो वो चारों कोशिकाएं आपकी हैप्लॉइड होंगी, n होंगी, क्या होंगी, n होंगी, ठीक है, डन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए बीजांडकाय में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु में, आर्किस्पोरियम सेल में। भाई इसमें भी नहीं, गुरु बीजाणु में कहां से बनेगा, गुरु बीजाणु तो खुद ही अगुणित होता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सभी गुरु बीजाणु हैं, ठीक है। तो गुरु बीजाणु का निर्माण किससे होता है, तो गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। तो ये कौन सी कोशिका है, ये आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, डन, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। अगला क्वेश्चन, टेटिपोटेंसी है, टेटिपोटेंट सेल, टेटिपोटेंसी आपसे पूछ रहा है क्या है, ठीक है। टेटिपोटेंसी क्या है, माध्यम में फल से फल का विकास करना,
ठीक है। टेटिपोटेंसी क्या है, जो है मध्य में या फिर मध्य में फल से फल का विकास करना टेटिपोटेंसी कहलाता है, ठीक है। या इसके बाद माध्यम में कोशिका से अंग का विकास करना, माध्यम में कोशिका से जीव का निर्माण कर देना, माध्यम में ऊतकों का कोशिका से विकास करना। टेटिपोटेंसी क्या होता है, मैंने बताया कि सिर्फ एक कोशिका पूरे जीव का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो टेटिपोटेंसी भी यही होगा कि माध्यम के अंदर एक कोशिका, माध्यम के अंदर कोशिका से जीव का विकास हो जाना टेटिपोटेंसी कहलाता है, ठीक है। यही वर्क होता है आपकी स्टेम सेल का, किसका, स्टेम सेल का, यानी कि स्टेम कोशिकाओं का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेटिपोटेंसी होती है, ठीक है। अब इस चीज को ढूंढना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को किसने सिद्ध कर दिया कि जो सेल है, जो कोशिका है, वही जो है टेटिपोटेंसी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने, ठीक है। तो स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक थे, कौन से, स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो कैसी होती है, टेटिपोटेंसी होती है, ठीक है। चलिए इसका देखिए, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः है, एक कोशिकी, 2, 5, 7, तो भाई ये 7 कोशिकी है, ठीक है। भ्रूणकोश, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे कैसे पूछ रहा है, देखो फॉर्मेट बदल के पूछ रहा है भाई, फॉर्मेट ही बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, है ना, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक। भाई साहब, जब इंडियन की नाम आता है तो हमें तो याद रहना ही चाहिए, नो डाउट हमें याद रहता भी है, ठीक है। BM जोहरी नहीं, BGL स्वामी बिल्कुल गलत, NK कपिल नहीं, P माहेश्वरी, ठीक है। जब हमने आपको पढ़ाया था भ्रूण विज्ञान इसमें, ठीक है, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर P माहेश्वरी का जिक्र आया था, ठीक है। P माहेश्वरी का फुल फॉर्म होता है पंचानन माहेश्वरी, क्या होता है, P माहेश्वरी का फुल फॉर्म होता है आपका पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। आवाज आई होगी ना, मोबाइल की, फोन आ रहा है इसलिए आवाज आ गया, इसका हम आवाज धीमा ही कर देते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे ही आवाज आता रहता है। अगला क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, क्या पूछ रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर बहुत ढेर सारे एम्ब्रियो हो, बहुत ढेर सारे भ्रूण हो, किसमें पाया जाता है, मक्का में, सिट्रस में, कोरकोरस में, कार्थोमस में, ठीक है। तो देखिए जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब जिसमें बहुत ढेर सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं, वो आपके सिट्रस कैसा होता है, वो पॉली एम्ब्रियोनी होता है। सिट्रस में बहुत ढेर सारे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्र में पेबंद लगाना, ठीक है, अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है, ठीक है। एक बीज पत्र हम ले लेते हैं, उसमें पाबंद लगाना, उसको रोकना असंभव है, क्यों, क्योंकि उसमें कैम्बियम का अभाव होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सभी को देखना है, सही आंसर 1 देना है, ठीक है। इसके बाद आपका ग्राउंड ऊतक में, संवहन बंडल में, पेरिकाइनम कोशिका में, सब गलत है, ठीक है। क्या है, कैम्बियम का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कैम्बियम का अभाव होता है, डन। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की, द्विनिषेचन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, जिसको बोलते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डुअल फर्टिलाइजेशन ही तो होता है, ठीक है। भ्रूण कोश में एक कोशिका जाकर के मिलती है अंड कोशिका से एक बार निषेचन, और एक नर युग्मक जाकर के मिलता है द्वितीयक कोशिका से, सेंट्रल सेल से, जिसको बोलते हैं दूसरा निषेचन। तो उसमें 2 ही बार तो निषेचन हुआ है, बताओ, 2 बार ही तो निषेचन हुआ है, ठीक है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था नवास्चिन ने, ठीक है। किसने किया था, नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, ठीक है, डन। बताओ भाई, बोलो, 40 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, कितने हो गए, 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब अगर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, है ना, अभी कितने हैं, अभी 65 क्वेश्चन है। चलिए आपको हम अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर देते हैं, एक चीज कंफर्म कर देते हैं, क्या, ये देखिए, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो लघु बीजाणुधानी क्या होता है, ध्यान से सुनना, यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है,
जो लघु बीजाणुधानी होती है वह त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है। कौन? लघु बीजाणुधानी। लेकिन गुरु बीजाणुधानी क्या होता है? यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है। कौन? गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी में इंट्यूगमेंट होते हैं जिनको अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट। ठीक है, डन। चलो दूसरा नंबर क्या है कि परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। ठीक है, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो चारों कोनों पर स्थित होते हैं और वहां पर वो जो है सूक्ष्म जो है जनन करते हैं। ठीक है, फिर परागकण का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर बनते हैं जो कि अंडाशय यानी कि ओवरी में विकसित होता है। क्या? मेगा स्पोर। तीसरा नंबर है कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों को यानी कि पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। परागकण ढेर सारे बनते हैं। ठीक है, लेकिन अंड कोशिका सिर्फ एक बनती है। देखो इधर देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं यानी कि मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। सिर्फ एक मेगा स्पोर बनता है। ठीक है, अब अगर मेल में देखो, मेल में भी ऐसा ही होता है। पुरुष में क्या होता है? ढेर सारे स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, जब निषेचन के लिए जाते हैं तो बहुत ढेर सारे स्पर्म जाते हैं रेस लगा के, लेकिन अंड सिर्फ एक ही रहता है। अंड कोशिका सिर्फ एक ही रहता है ना? सोचो भाई, समझ रहे हो ना? इसलिए ध्यान रहे। परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। जाहिर सी बात है, परागकण कैसे होते हैं? नर युग्मकोद्भिद। तो गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक बनता है जो मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। पूरा जो एम्ब्रियो सैक है, इसी पूरे एम्ब्रियो सैक को ही हम बोलते हैं क्या? इसी पूरे एम्ब्रियो सैक को ही बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, उसी एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला चीज देखिए। ठीक है, ये पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन परागण की क्रिया हो गई। ठीक है, परागण की क्रिया होने के बाद यहां पर 2 नर युग्मक बने। ध्यान से देखिए। ठीक है, परागकण आया यहां से और यहां पर वर्तिकाग्र पर क्या आया? परागकण। ठीक है, तो परागकण कहां पर आया? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो वर्तिकाग्र पर परागकण आया और फिर यहाँ पे नर युग्मक बने। 2 नर युग्मक, एक नर युग्मक ये और एक यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? ये पराग नली है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या है? पराग नली, जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब ये पराग नली आई। ठीक है, और ये मादा युग्मक से क्या की? निषेचन कर लिया। ठीक है, ये देखो, ये पूरी क्या है? ये पूरा आवरण है अंडाशय। ठीक है, इस पूरे आवरण को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ऊपर वाले को स्टिग्मा। ठीक है, और ये बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इसके अंदर जो ये संरचना यहां से हमको दिख रही है, ये फ्यूनिकल है। देखो ये क्या है? ये फ्यूनिकल है आपका, ये वाला। ठीक है, और जो ये संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं ओव्यूल, जिसको बोलते हैं हिंदी में बीजांड। क्या बोलते हैं? ओव्यूल, जिसको बोलते हैं बीजांड। ठीक है, तो एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके क्या बना लेता है? अंडाशय बना लेता है। वो सारी निषेचन करके युग्मनज बना लेता है, और दूसरा इस द्वितीय कोशिका से जाकर के मिल करके भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है। बोलोगे भैया फिर यहाँ पर ये जो एंटीपोडल सेल होती हैं इनका क्या काम होता है? ठीक है, तो एंटीपोडल सेल बच्चे नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती? नष्ट हो जाती है। और अभी तक इनका कुछ एग्जैक्ट वर्क पता ही नहीं कर पाए वैज्ञानिक, इनका एग्जैक्ट काम क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और था पुष्प की संरचना का। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इसको बता के फिर चलते हैं। ये पेडिसल होता है आपका। ठीक है, फ्यूनिकल मत बोलिएगा, फ्लोरा एक्सिस होगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर ये पेरिनेथ जो है पेरियंथ होता है।
दिख रहा है कि नहीं, है ना? आप लोग जानते हैं पिस्टल होता है, स्टिग्मा स्टाइल होता है, सारा कुछ क्लियर। ठीक है, पुष्प वाला तो खैर आप लोग स्ट्रक्चर जानते ही हैं, है ना? एमसीक्यूज पर अब बढ़ चलते हैं अपने, है ना? वीर तुम बढ़े चलो। 41 नंबर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, प्यारा सा, बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया है। क्या कि 100 ठीक है, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ठीक है, 100 परागकण को बनना है, कितने सूत्री विभाजन होंगे? 100, 50, 25, 20। ठीक है, 100, 50, 25, 20। ठीक है, देखो, एक सूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। ठीक है, और अगर 10 बार सूत्री विभाजन होगा तो कितने होंगे? 4 गुणते 10, 40 बनेंगे। अगर 20 बार सूत्री विभाजन होगा, ठीक है, क्या होगा? 20 बार यही सूत्री विभाजन होगा। सूत्री विभाजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा है मेरे बच्चे, जिसको बोलते हैं क्या? तो जिसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अब अगर यहाँ पे 20 बार होगा तो 4 गुणते 20 कितना होगा? 4 0 0, 4 दूनाई 8, 80 परागकण बन गया। ठीक है, अगर यही 25 कर दिया जाए, 25 का गुणा करो तो 25 बार अगर सूत्री विभाजन हुआ तो 25 चौको 100, 100 क्या बन गए? 100 परागकण बन गए। तो कितने बार सूत्री विभाजन होगा? तो 25 बार होगा। कितने बार? 25 बार होगा, क्योंकि एक बार के विभाजन में 4 परागकण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 4 परागकण बन रहे हैं। ठीक है, डन, क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। जो घोंघा, ठीक है, घोंघा जो होता है जब वो चल के परागण की क्रिया करने जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई? तो वो कहलाता है मेलेकोफिली। क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है। जूफिली नहीं, एनीमोफिली नहीं, हाइड्रोफिली नहीं। हाइड्रोफिली जल के द्वारा, ठीक है, तो वो आपका मेमेकोफिली कहलाता है। किसके द्वारा परागण? घोंघे द्वारा परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं? मेमेकोफिली। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की? ठीक है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? नवास्चीन, स्ट्रॉसबर्गर, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जैसे आपके वैज्ञानिक पूछे तो वैज्ञानिक तो एक ही है, बदलते नहीं है कभी। ठीक है, तो स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है, क्या बोल रहे हैं कि एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या, एम्ब्रियो की संख्या अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी नहीं, एम्ब्रियोसिस नहीं, नहीं, पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत ढेर सारे अगर भ्रूण हैं, क्या है? बहुत ढेर सारे अगर भ्रूण हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी कह दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड द्वार में बीजांड काय से प्रवेश कहलाता है। जब पराग नलिका आती है बीजांड द्वार से बीजांड काय के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको डाइकोगैमी बोलते हैं। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी नहीं 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 नहीं, डाइकोगैमी नहीं, उसको प्यारे बच्चे पोरोगैमी बोलते हैं। सॉरी, पोरोगैमी। हाँ, एग्जैक्ट, हाँ, पोरोगैमी ही बोलते हैं बच्चे। ठीक है, पोरोगैमी। अगर आप वीडियो लेक्चर फुल वीडियो देखोगे ना तो वहां पर आपको मैंने समझाया है। ठीक है, कि पोरोगैमी क्या होता है, जो है मीजोगैमी क्या होता है, डाइकोगैमी क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, अलग अलग समय पर, एक समय पर नर और मादा जननांग परिपक्व नहीं हो रहे, अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं नर और मादा जननांग, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपके पास है हार्कोगैमी, डाइकोगैमी, पॉलीगैमी, एपोगैमी। ठीक है, हार्कोगैमी, डाइकोगैमी, पॉलीगैमी, एपोगैमी, तो वो कहलाता है बच्चे डाइकोगैमी। ठीक है, डाइकोगैमी मतलब अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, पहले मादा परिपक्व हो गया या फिर पहले नर परिपक्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दीजिए। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, और पानी बहुत गजब का था।
क्वेश्चन क्या है, देखो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? लैंगिक जनन करने के लिए, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें जो है क्या करने के लिए, लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा ऑर्गन भाग लेता है? तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनके अंदर होता है किसके द्वारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके होते हैं क्या? जायांग और पुमंग। पहला फूल, जड़, तना, पत्ती। पत्ती में नहीं होता, तना में नहीं होता, जड़ में नहीं होता, फूल, ठीक है। जो फ्लावर होता है, इसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा क्या होता है? तो उन्हीं के द्वारा पूरी जनन की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ठीक है, एक प्रारूपी पुष्प में बोल रहा है कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4, 3, 2, 1, ठीक है। पुष्प पत्र की संख्या अगर आपसे पूछे तो भाई आपको डिटेल से ही बताना है और बता देना है कि उसमें 4 पुष्प पत्र होते हैं। कितने होते हैं? 4 पुष्प पत्र होते हैं। तो पुष्प पत्रों की संख्या कितनी होगी बच्चे? तो वो होगी मेरे बच्चे 4। क्या होगी? वो होगी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? पुष्प, कोई आदमी रहता है ना कि वो ढेर सारी पुष्पों की खेती ही करता है, ढेर सारे पुष्प लगा लेता है, ठीक है, फिर वो फूल बेचता है, होते हैं ना ऐसे लोग। तो अगर आप फूलों की खेती कर रहे हो, ठीक है, फूलों की खेती कर रहे हो तो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर? गलत। बताओ जब पीसी कल्चर किसके लिए होता है? बताइए, पीसी कल्चर बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। तो जो फ्लोरी कल्चर होता है, क्या होता है? जो फ्लोरी कल्चर होता है उसके अंदर पुष्प की खेती की जाती है, ठीक है। फ्लोरीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? पुष्पों की खेती किसके अंदर किया जाता है? तो वो फ्लोरीकल्चर के अंदर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प का नर जनन संरचना भाई साहब क्या कहलाता है? पहला पुमंग, जायांग, बाह्यदलपुंज, अंडाशय। गलत, गलत। नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं, जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको एंड्रोशियम। और अगर यही मादा जनन संरचना पूछ ले तो उसको जायांग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। तो ये फ्लावर का क्या होता है? फ्लावर का मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। डन। अगला क्वेश्चन, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? वाओ, पराग कण आपको पता है जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ना भाई, पॉलिन ग्रेन, जब चैप्टर पढ़े थे हमने बताया था आपको, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स इतना ज्यादा, मतलब इनको पता है, इनको फूड सप्लीमेंट, मतलब इनसे पोषक तत्व लिया जाता है, क्योंकि इस पॉलिन ग्रेन के अंदर बहुत ढेर सारा पोषक पदार्थ होता है। तो इन्हीं पॉलिन ग्रेन्स को इकट्ठा करके ये जो है टैबलेट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? टैबलेट बनाई जाती है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स की टैबलेट बनाई जाती है और इसका सिरप बनाया जाता है, ठीक है। सिरप बना दिया जाता है, टैबलेट बना दिया जाता है और इसको मार्केट में महंगे दामों पर बेचा जाता है, ठीक है। और इस पॉलिन ग्रेन्स के अंदर अगर देखें विटामिन कौन सा होगा, तो इस पॉलिन ग्रेन के अंदर विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉलिन ग्रेन्स के अंदर कौन सा विटामिन होगा? तो इस पॉलिन ग्रेन्स के अंदर विटामिन बी अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो अधिक संख्या में पाए जाने वाला विटामिन बी है किसके अंदर? पॉलिन ग्रेन्स, यानी कि वही अपना परागकण के अंदर, ठीक है। तो परागकण आपका बहुत फायदा करता है। क्या करता है? बहुत फायदा करता है। तो 51 का सही क्या होगा? विटामिन बी नंबर, ठीक है। तो 51 का सही आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। बताइए 52 नंबर क्वेश्चन, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं? तो वो सही होगा 3 घंटे के बाद ये अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा भाई,
सूर्यमुखी कुल, यार ये हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी खोल लेते हैं। हाँ, तो जो परागकण जीवन क्षमता, जैसे धान और गेहूं, देखो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्या है लिख लेना, ये तो हमको क्लियर था। धान और गेहूं 30 मिनट तक इनकी जीवन क्षमता रहती है। ठीक है, कुछ सदस्यों की महीनों तक रहती है। तो सूर्यमुखी की सही है भाई, सही है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन देखो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 8। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 8। बच्चे ये सूरजमुखी का क्वेश्चन यहाँ पर कहीं है ही नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अदर बुक से लिया गया क्वेश्चन है ये। कहाँ से? अदर बुक से लिया गया क्वेश्चन है ये। सूर्यमुखी जो है कितने जो है उसमें जीवन क्षमता खो देता है? 3 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होती है? समकाल पक्वता मतलब समान काल में एक ही समय में क्या हो जा रहे हैं? परिपक्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो समकाल पक्वता होती किसके अंदर? ऑप्शन है गुलबास के अंदर, जो है अकवन के अंदर, जो है खट्टी बूटी के अंदर, जड़ी बूटी खट्टी बूटी के अंदर, और फर्न के अंदर। ठीक है, समकाल पक्वता यानी कि समान काल में परिपक्व हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होता है गुलबास के अंदर। किसके अंदर? गुलबास के अंदर वो क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? ठीक है, हार्कोगैमस पुष्प बोल रहा है कि निम्न में से कौन है? कौन? हार्कोगैमस पुष्प। ठीक है, तो हार्कोगैमस पुष्प कनेर है कि मदार है कि गुलबास है कि जंगली मटर है? ठीक है, तो जो हार्कोगैमस पुष्प होता है ना, वो आपका मदार होता है भाई। ठीक है, कनेर नहीं होता है। जंगली मटर पे भी मत क्लिक कर देना। ठीक है, जंगली मटर पे भी नहीं। अच्छा बताओ, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेरे बच्चे बताओ। ठीक है, 54 हो गए। 55 क्वेश्चन के बाद आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। बस एक लास्ट, इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत अच्छी चीज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली पर परागण बोल रहा है किसके द्वारा होता है? मनुष्यों के द्वारा, पवन के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा। तो बच्चे जो ऑर्निथोफिली होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है आपका पक्षियों के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा होता है बच्चे ऑर्निथोफिली। ठीक है, देखो चलो बच्चे, पता है क्या है, हम लोग पढ़ाई करते हैं लगातार और भी कुछ चीजें करते हैं, और एक साथ हम लोग जैसे 12th में है ना, आप 12th में है, तो आप स्टडी के साथ साथ आपको और भी चीजें मेंटेन करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि जब आप बैठ के पढ़ते होंगे, या फिर अभी नहीं होगा, थोड़े दिन बाद होगा। ठीक है, सबसे पहली बात होती है आपका बॉडी का पोस्चर। क्या होता है? बॉडी पोस्चर। ठीक है, जब आप बैठते हैं, जब आप जैसे कोई आदमी वीडियो लेट के देख रहा हो, कोई ऐसे करके देख रहा हो, कोई ऐसे करके गर्दन तिरछा करके, कोई लेट के ऐसे देख रहा होगा, कोई बैठा है कुर्सी में ऐसे देख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी पोस्चर खराब हुआ ना, ठीक है, तो बच्चे बॉडी पोस्चर अगर खराब हुआ ना, तो आपको बॉडी में हर जगह पर क्या अनवांटेड पेन दिखाई देंगे। ये देखिए, ठीक है, तो अगर आप आपके शरीर के अंदर ये जो होने वाले अनवांटेड पेन है ना, यहां पर भी हो रहा है, यहां दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, इसके लिए आपके अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करना होगा। आपको अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जब आप खड़े होते हैं तो आपकी गर्दन ज्यादा आगे की तरफ ना झुकी हुई हो, गर्दन सीधे रहे, ऐसे रहे। ठीक है, आपका ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे तिरछी ना हो, ऐसे झुकी ना होगा, ऐसे झुकी हो, गर्दन झुकी हो, ऐसे चले जा रहे हो। कुछ लोग रास्ते पे चलते तो ऐसे चले जाते हैं, फिर उनको गर्दन दर्द करने लगता है ना। और फिर अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एक रोग बता देता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस बता देता है। ठीक है, तो अगर इन सभी रोगों से बचना, इन सभी पेन से बचना, यहाँ दर्द, तो आपको ये जो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है ना, और ये सिर तक सीधा रखना होगा, ऐसे, ये देखो ऐसे रखना होगा। ठीक है, और जो आपके बॉडी का वेट है ना, वो दोनों पैर पर बराबर देना होगा। ऐसा नहीं कि एक पैर पे ज्यादा दे दिए, ऐसे खड़े हो एक पैर पे, कुछ लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, एक पैर पे लोड दे के खड़े रहते हैं, तो भाई दिक्कत होती है, ये पोस्चर गलत है, बॉडी में अनवांटेड पेन होंगे। तो इसलिए हमको दोनों पैर के अंदर पोस्चर रख के देना है। ठीक है,
अपने बॉडी का वेट दोनों पैर पर बराबर देना है भाई, ठीक है। बॉडी पोस्चर सही कर लो बच्चे, ठीक है, नहीं तो आगे जा करके बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सही तरीके से खड़े होकर के अगर कुछ काम कर रहे हो, चल रहे हो, तो देखो मोबाइल चलाते समय अपने गर्दन को ऐसे झुका के ना मोबाइल चलाने लगो, ऐसे गर्दन झुकाए हो मोबाइल चलाए जा रहे हो, नहीं, ऐसे गर्दन सीधी रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। इस जगह वेन्स होती है, वेन होती है जिसका नाम है जुगुलर वेन, ठीक है, जुगुलर वेन। उस जुगुलर वेन पर दबाव पड़ता है तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड का ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं होता, और जब ब्लड सही तरीके से आ जा नहीं पाता ना, तो पता है क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, चेहरा आपका चमकेगा नहीं, मूड खराब होगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो जुगुलर वेन पर दबाव पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन है कि वेलिसेनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है, ठीक है। वेलिसेनेरिया में पर परागण का क्रिया किस प्रकार का होता है, तो जो वेलिसेनेरिया होता है इसमें जल द्वारा परागण होता है, ठीक है। किसके द्वारा, तो भाई इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जल के द्वारा, ठीक है, यानी कि वाटर के द्वारा ही परागण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। भाई अब तो चुन्नू जैसे क्वेश्चन आ गए, चुन्नू समझ रहे हो ना, चुन्नू मतलब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। चींटियों द्वारा परागण किसके द्वारा होता है भाई, उसको बोलते हैं मार्मिकोफिली, है ना। क्या बोलते हैं, मार्मिकोफिली बोलते हैं। चींटियों में होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, मार्मिकोफिली। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्या है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है, तो ध्यान से देखो भाई, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ठीक है। देखो निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, पता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं, तो पढ़ो। अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सिनर्जिड कोशिका, सिनर्जिड का संयोजन, गलत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंड कोशिका तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन ये क्या कहलाता है, ये आपका निषेचन कहलाता है, ठीक है। अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओ भाई हाँ, जो नर युग्मक है वो प्राइमरी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो नर युग्मक आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है, डन। उसमें दो नर युग्मक आते हैं ना, क्या आते हैं, दो नर युग्मक आते हैं ना। चलो, द्विनिषेचन की खोज किसने किया, स्टोर्सबर्गर ने। किसने किया, द्विनिषेचन, जिसको डुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओ भाई, डुअल फर्टिलाइजेशन नवाश्चीन ने किया। निम्न में से असत्य फल किसमें पाया जाता है, असत्य फल, पुमंग में, पुष्पासन, असत्य फल, सॉरी असत्य फल, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, है ना, फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट किससे बनता है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट का अगर हम पूछे निर्माण किससे होता है, तो फॉल्स फ्रूट का निर्माण होता है पुष्पासन से, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट किससे बनता है, तो फॉल्स फ्रूट का निर्माण प्यारे बच्चे पुष्पासन से होता है, ठीक है। तो जो सेब होता है ना, सेब का हम पुष्पासन खाते हैं, क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, क्योंकि सेब, ठीक है, जो आपका एप्पल होता है ना, वो आपका असत्य फल होता है। क्या होता है, एप्पल यानी कि सेब आपका असत्य फल होता है, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो भाई सत्य फल का निर्माण जाहिर सी बात है अंडाशय से, ठीक है। ट्रू फ्रूट, ठीक है, ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है, तो प्यारे बच्चे ट्रू फ्रूट का निर्माण होता है आपका अंडाशय से, यानी कि ओवरी से ट्रू फ्रूट बनता है, ठीक है। असत्य फल कहां से बनता है, तो असत्य फल बनता है पुष्पासन से, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। वो कहां से बनता है, तो वो बनता है पुष्पासन से बनता है, क्या, असत्य फल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिर स्थायी वाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो चिर स्थायी वाह्यदल होता है वो किसमें पाया जाता है, बैगन में, आम में, कद्दू में, लीची में, ठीक है। तो जो चिर स्थायी वाह्यदल होता है ना, वो प्यारे बच्चे बैगन में पाया जाता है, किसमें, बैगन में। अब मेरे को बताओ बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ना, ब्रिंजल बोलते हैं ना, ब्रिंजल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बताइए हमको, जल्दी से बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, ओ भाई, ठीक है, जिसका पुष्पासन खाया जाएगा जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, वो आपका
फॉल्स फ्रूट होगा, ठीक है। फॉल्स फ्रूट जिसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल, ठीक है। वो कैसा फल होगा, तो वो मेरे बच्चे असत्य फल होगा, ठीक है। असत्य फल का ही पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा, सेब, नारंगी, लीची, तो सेब जो होता है, सेब का ही पुष्पासन खाया जाता है। किसका? सेब का ही पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि सेब, जिसको बोलते हैं एप्पल, ठीक है। चलो अगला नंबर, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो भाई साहब जो अपना गेहूं होता है ना, गेहूं, उसके अंदर परागण हवा के द्वारा ही हो जाता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। कोई कीट, कोई पक्षी या फिर कोई मनुष्य नहीं उसके अंदर परागण करने जाता है। हवा चलती है, परागण यहां से वहां ऐसे करके मिल जाते हैं, परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। डन। चलो भाई जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर करो। ये है लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, वो विकसित होकर के क्या बनाता है? पहला, फल, फूल, बीज या बीज पत्र, ठीक है। तो बीजांड विकसित होकर के ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल डेवलप होकर के क्या बनाता है? तो वो बनाता है सीड बनाता है, यानी कि बीज बनाता है, ठीक है। तो ओव्यूल डेवलप होकर के क्या बनाता है? तो ओव्यूल डेवलप होकर के सीड यानी कि बीज बनाता है, ठीक है। तो बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर के बीज यानी कि सीड का निर्माण करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी, क्योंकि आज आपके क्वेश्चंस इतने ही थे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन थे, और आप लोग बताइए कि इतने क्वेश्चन में आपके राइट आंसर कितने थे? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से मेरे सभी प्यारे बच्चे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। और जितने भी हमारे आप नए बच्चे हैं, यदि आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मानव जनन नहीं पढ़े हैं, जनन स्वास्थ्य नहीं पढ़े हैं, उसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं आपने हमसे नहीं पढ़ा है, यानी कि अपने बड़े भाई बायो अमन से नहीं पढ़ा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। और नहीं तो लास्ट में कोई भी वीडियो सर्च करिए बायोलॉजी का, उसके लास्ट में बायो अमन लिख दीजिएगा, वहां पर हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियोस को प्यारे बच्चे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।